नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, अक्सर जब लोग मुझसे पर्सनली कंसल्ट कर रहे होते हैं तो एक क्वेश्चन उनका लगातार मुझसे रहता है कि सर, हमने कोई चीज अगर अपनी आंखों से देखी हो, हम अगर किसी चीज के बारे में मौखिक गवाही देना चाहें, तो क्या अगर दूसरी पार्टी कागजी रूप से डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश कर रही है, या फिर अगर हम उसके बदले में मौखिक गवाही दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर समझा दूं, मान लेते हैं हम कहते हैं कि हम किसी संपत्ति के मालिक हैं और इसकी हम लोगों से मौखिक गवाही दिलवाते हैं, अपने अड़ोसी पड़ोसियों से गवाही दिलवाते हैं। अब दूसरी तरफ कोई पार्टी उसके दस्तावेज लाकर कोर्ट में दे देती है और उसकी तरफ से कोई भी अड़ोसी पड़ोसी या मौखिक गवाही देने वाला कोर्ट में प्रस्तुति नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में किसकी ज्यादा वैल्यू होगी और यह चीज कौन से कानून के प्रावधान में कही गई है? इसके अलावा यहां पर कौन सी ऐसी जजमेंट है जो इसके बारे में बात करती है? क्योंकि अक्सर हमने कई बार देखा है कि जब जमीनी विवाद कोर्ट के सामने आता है तो कुछ लोग तो केवल दस्तावेज लेकर खड़े रहते हैं और कुछ लोग केवल मौखिक गवाही देते रहते हैं। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा नॉलेज से भरी हुई है, तो आपको पूरी वीडियो स्टार्टिंग से देखना अनिवार्य है। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप तुरंत लाइक कर दें, प्यारा सा कमेंट लिख दें और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं, अगर आप लोग मुझसे पर्सनली कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर डायरेक्टली मुझसे लीगल एडवाइस भी पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ बेसिक जानकारी आपको दे दी जाए। देखिए, जब कभी भी मौखिक गवाही या कागजी तौर पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात आती है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट देखें तो उसके अंदर सेक्शन 59 एंड सेक्शन 60 स्पेसिफिकली मौखिक रूप से दी गई गवाही के बारे में बात करता है कि कब दी जा सकती है, किस किस कंडीशन में दी जा सकती है। इसके अलावा अगर आप सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 66 पर ध्यान दें तो यह बात करता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में, यानी कि जब कागजी तौर पर किसी दस्तावेजों को कोर्ट में सबमिट किया जाता है ना। दोस्तों, वैसे तो अब इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करके भारतीय साक्ष्य संहिता के रूप में एक नया कानून लाया गया है, पर फिर भी कानून सभी वही हैं, सेक्शन आगे पीछे हो गए हैं, इसीलिए आपको यह जानकारी होनी अनिवार्य थी। अब जब कभी भी मौखिक गवाही और दूसरी तरफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात आएगी तो आपको जानना होगा कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमेशा ज्यादा पावरफुल माने जाएंगे एज कंपैरिजन टू ओरल एविडेंस। अब कई बार लोग देखे जाते हैं जो केवल इतना बोलते हैं कि सर, हम अड़ोसी पड़ोसी की गवाही दिलवा देंगे, हम गांव के एक प्रसिद्ध व्यक्ति, कोई सरपंच होता है, कोई मुखिया होता है, उसके किसी जानने वाले की गवाही दिलवा देंगे। तो क्या उनकी गवाही इतनी स्ट्रोंग हो जाती है कि अगर दूसरी पार्टी कोई कागज भी वहां पर दिखा रही हो तो उसकी मान्यता वहां पर नहीं रहेगी? अब ध्यान दीजिए दोस्तों, कौन सा एविडेंस, चाहे वो मौखिक गवाही हो चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, किस बेस पर डिपेंड होता है? वो देखा जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस, यानी कि कुछ ऐसे हमारे एविडेंस होते हैं जिनको हमेशा ज्यादा वैल्यू कंसीडर की जाती है, जिन्हें प्राइमरी एविडेंस कहा जाता है। जैसे कि किसी भी चीज के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, जैसे कि आपकी जमीन के ओरिजिनल रजिस्ट्री के कागज, अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं है, आप उसकी सर्टिफाइड कॉपी लेकर बैठे हैं, तो वो हमारी एक तरीके से सेकेंडरी एविडेंस हो गए। पर हर कंडीशन में ऐसा नहीं होता, तो आप ये चीज समझें कि मौखिक रूप से दी गई गवाही हमेशा सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर ही कोर्ट में कंसीडर होगी ना। दोस्तों, अब क्वेश्चन आता है कि भाई, एक तरफ तो कोई जमीन के कागज दिखा रहा है, दूसरी तरफ एक व्यक्ति केवल अड़ोसी पड़ोसी की मौखिक गवाही दिलवा रहा है, तो क्या ज्यादा वैल्यूएबल कंसीडर होगा? अब इसके लिए मैं एक बहुत बड़ी जजमेंट थी जो साल 2023 की थी, वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा ताकि केस टाइटल मैं आपको क्लियर कर दूं। इसके बाद
आप लोगों को केस के फैक्ट्स क्लियर किए जाएंगे ताकि आपको कंप्लीट जानकारी इस जजमेंट की हो जाए और उसके बाद आपको नॉलेज हो जाए कि अगर आपका भी कोई वाद विवाद चल रहा है तो किस प्रकार के एविडेंस पर आपको जोर देना होगा। एक बार आप डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, आपको केस टाइटल अब दिखाई देगा दोस्तों। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर केस टाइटल है हमारा यहां पर मीनाती भद्रा एंड अदर्स वर्सेस दिलीप कुमार भद्रा एंड अदर। इसका केस नंबर है सेकंड अपील नंबर 406 ऑफ 2021 और साइटेशन नंबर है 2023 कलकत्ता हाईकोर्ट का 5। अब ध्यान दीजिए, यहां पर मैं आपको क्लियर कर दूं, प्रेजेंट केस के अंदर प्लेंटिफ ने जब ये केस डाला है तो उसका कहना है कि ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है इसके अंदर केवल और केवल मेरी माताजी का अधिकार था। मेरी माताजी ने इस प्रॉपर्टी को अपने पैसों से खरीदा था। जब मेरी माताजी का देहांत हो गया, देहांत होने के बाद मेरे पिताजी ने दूसरा विवाह, दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी करने के बाद मेरे पिताजी को वहां से 2 बच्चे हुए। अब जब मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया तो यहां पर देखा जाए मैंने और जो मेरी पिताजी की दूसरी शादी हुई थी उनके जो बच्चे थे उन्होंने यहां पर आपस में बैठकर पार्टीशन सेटलमेंट करने की बात करी, यानी कि बंटवारा करने की बात करी। कारण क्योंकि हम लोगों की आपस में ज्यादा नहीं बनती थी, जिस वजह से एक साथ रहना मुश्किल होता जा रहा था। अब जब हमने पार्टीशन की बात करी तो जो मेरे पिताजी ने दूसरी शादी से बच्चे हुए थे उन लोगों ने मेरा संपत्ति के अंदर हिस्सा मानने के लिए ही इनकार कर दिया, जबकि यह मेरी माताजी की संपत्ति है और इसके अंदर मेरा भी हिस्सा होना अनिवार्य है। अब दोस्तों, जो यहां पर दूसरी शादी से उत्पन्न हुए बच्चे थे उनका कहना है कि जी नहीं, ये जो प्लेंटिफ है ये तो केवल झूठा दावा डाल रहा है, ये तो कभी भी यहां पर पहली शादी से उत्पन्न हुआ बच्चा था ही नहीं। कारण क्योंकि जब यहां पर हमारे पिताजी की पहली शादी हुई थी उनका वहां पर कोई भी बच्चा नहीं था, और अगर उनका कोई भी बच्चा नहीं था तो ये केवल फॉल्स क्लेम कोर्ट में कर रहा है क्योंकि ये हमारे पिताजी के भाई का बच्चा है, ना कि स्वयं हमारे पिताजी की पहली शादी से उत्पन्न हुआ बच्चा है। अब इस चीज का विवाद यहां पर ट्रायल कोर्ट के सामने है। अब ट्रायल कोर्ट के सामने यही क्वेश्चन गया कि क्या जो ये प्लेंटिफ है ये पहली शादी से उत्पन्न हुआ ही बच्चा है या फिर कोई रिश्तेदारी का एक बच्चा है। अब इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है, डिस्प्ले पर भी दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो सेक्शन 50 है हमारा एविडेंस एक्ट का, यानी कि साक्ष्य अधिनियम का, वो साफ कहता है कि अगर 2 लोगों के बीच रिलेशनशिप की बात है कि क्या रिश्ता है उनका आपस में, तो उसको कंडक्ट के माध्यम से दिखाया जा सकता है कि हां इन दोनों के बीच ही रिलेशन था। कंडक्ट का मतलब कि उन दोनों के थ्रू कोई भी एक्ट हुआ। जैसे कि एग्जांपल से समझा दूं, पति पत्नी के बीच अगर रिलेशन की बात है, पति उठ के बोल दे मेरी पत्नी नहीं है, पत्नी उठकर बोल दे मेरा पति ही नहीं है, तो उनका रिलेशनशिप कैसे दिखाया जाएगा? सेक्शन 50 के तहत कोई शादी का कार्ड दिखा दो, आपस में आधार कार्ड, कोई आइडेंटिफिकेशन दिखा दो जहां पर पति पत्नी का नाम साफ हो, तो वो कंडक्ट उनका दिखा रहा है। और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जो सेक्शन हमारा 61 से लेकर 66 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में कवर होगा। अब प्रेजेंट केस में दोस्तों क्या हुआ, जो प्लेंटिफ था जब उसको दिखाने की बात आई कि भाई मैं ही बायोलॉजिकल बच्चा हूं, मैं ही यहां पर असली बच्चा हूं, तो उसने अपना एडमिट कार्ड कोर्ट में दिखा दिया। एडमिट कार्ड मतलब जब उसने कोर्ट में अपने बोर्ड में जो एग्जाम दिए थे, आपको पता होगा 10th 12th में बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, तो उसका एडमिट कार्ड कोर्ट में सबमिट करा और इसी से संबंधित अन्य दस्तावेज भी कोर्ट में दिखा दिए कि भाई देखो यहां पर ये सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है जहां पर मेरा और मेरे पिताजी का नाम एक साथ दिखाई दे रहा है। और अगर हमारा नाम एक साथ आ रहा है तो इस कंडक्ट से यह चीज समझी जा सकती है कि हां मैं ही अपने पिताजी का बेटा हूं। अब दोस्तों, इसी बीच यहां पर ट्रायल कोर्ट ने इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को देखते हुए प्लेंटिफ के पक्ष में फैसला दे दिया। नाउ यह मैटर अब आगे अपील होता हुआ ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट के सामने पहुंचा है। अब कैलकाटा हाई कोर्ट के सामने यही आया कि जो मेन पार्टी है, यानी कि डिफेंडेंट है, जो दूसरी शादी से उत्पन्न हुए बच्चे हैं, वो साफ इंकार कर रहे हैं कि ये बच्चे ही नहीं है, ये कोई और व्यक्ति है, और उसकी एविडेंस मौखिक गवाही विटनेस के थ्रू कोर्ट में दिलाई जा रही है। मतलब वो तो कह ही रहे हैं डिफेंडेंट, उसके अलावा और भी कई विटनेस लाकर खड़े करे हैं जो इस चीज को इंकार कर रहे हैं। जबकि दूसरी ओर प्लेंटिफ अपने एडमिट कार्ड और अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखा रहा है। तो क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ज्यादा वैल्यू दी जाए या फिर जो यहां पर विटनेस कोर्ट में आकर स्टेटमेंट दे रहे हैं उसकी वैल्यू दी जाए? देखिएगा, ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट ने कहा कि प्रेजेंट केस में देखें तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेफर किए जाएंगे ओरल एविडेंस के कंपैरिजन में, यानी कि मौखिक रूप से दी गई गवाही के कंपैरिजन में।
और अगर एक स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट के सामने रखा गया है तो उसको जेन्युइन ही प्रिज्यूम किया जाएगा, अगर उसके खिलाफ कोई ओरल एविडेंस आके केवल मना कर रहा है कि जी नहीं, ऐसा यहां पर नहीं था। अब दोस्तों, इस चीज को आप अपनी सिचुएशन से कैसे कंसीडर करें? देखिए, कई बार लोग कहते हैं कि सर हमारी जमीन है, हम कब्जे में हैं और हम इससे अड़ोसी पड़ोसी या अदर लोगों की गवाही दिलवाने के लिए तैयार है, पूरा गांव हमारे साथ खड़ा है। जबकि दूसरी पार्टी उसी जमीन के कागज लाकर दिखा देती है, उसी जमीन पर अपना मालिकाना हक लाकर दिखा देती है, उसी जमीन पर टैक्स की रिसिप्ट लाकर दिखा देती है, जिसमें यही दिखता है कि जो पार्टी कागज दे रही है टैक्स रिसिप्ट के हिसाब से, मतलब वही कब्जे में है और ओनरशिप भी उसके पास है, तो मौखिक गवाही वहां पर आपकी कमजोर पड़ जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि केवल मौखिक गवाही कोर्ट में ले जाना मतलब केस हारने बराबर होता है। तो अगर आप कोर्ट में स्ट्रांगली खड़ा होना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट्री और विटनेस, ओरल टेस्टामनी दोनों को एक साथ इस्तेमाल करके कराया जाता है इस्तेमाल में। कारण, ताकि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के फेवर वे में जब ओरल स्टेटमेंट कोर्ट में सबमिट होगी तो उसको और जेन्युइन कंसीडर किया जाएगा। यह चीज आपको आपके केस से संबंधित आपके एडवोकेट साहब ज्यादा बेटर गाइड कर पाएंगे। पर ध्यान दें कि अगर केवल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, अगर केवल ओरल एविडेंस, इनके बीच क्लैश होगा, इनके बीच पॉइंट आउट होगा, तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमेशा ज्यादा वैल्यूएबल कंसीडर किए जाएंगे। यह मैंने आज आपको साल 2023 की रेलिवेंट जजमेंट में क्लियर करा, जहां पर ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट ने आखिरी में अपील को डिसमिस कर दिया और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को ज्यादा वहां पर वैल्यू दी गई। अब दोस्तों, यहां से आपको कितनी महत्वपूर्ण जानकारी क्लियर हुई कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के दौरान क्या होगा, केवल ओरल एविडेंस दिए जा रहे हैं वहां पर क्या होगा, ओरल एविडेंस कानून के किस प्रोविजन में डील किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कानून के किस प्रोविजन में डील किए जाते हैं। क्योंकि मैंने आपको साफ बताया था कि साल 2023 में हम अपना एरिया और बड़ा कवर करेंगे, जहां पर मैट्रिमोनियल केसेस, जहां पर चेक बाउंस से रिलेटेड केसेस, जहां पर क्रिमिनल, सिविल, सभी केसेस में आपको जानकारी दूंगा। तो यहां पर आप एक चीज समझें कि मौखिक गवाही और डॉक्यूमेंट्री में डॉक्यूमेंट्री ही ज्यादा वैल्यूएबल कंसीडर किए जाते हैं। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो के अंदर मिली जानकारी आप सभी लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो के अंदर अगर मिली जानकारी आप सभी लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको पर्सनली ही मुझसे लीगल एडवाइस लेनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, कॉल करके कॉल बुक कराकर मुझसे लीगल एडवाइस भी पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।